नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस जिम गुरुकुल फतेहाबाद में। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हो, ये आपको बताया जा रहा है कि जो आज हमारे पास आज 18वीं लोकसभा के लिए आगामी 25 मई को जो चुनाव हो रहा है हरियाणा में, उसके लिए जो बेरोजगारी है उस पर जो अलर्ट आपको दिखाया जा रहा है कि युवा क्या सोच समझकर वोट करे और इसका निर्णय कैसे लेंगे। क्योंकि इसका निर्णय जो आगामी 5 साल आते हैं, प्रत्येक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और उसमें यह बात बताती है कि हम आगे का 5 साल का जो प्लान होगा हम इस वे में चलेंगे और ये देश में नया परिवर्तन करेंगे जिसमें युवा को रोजगार देंगे और आम लोगों के लिए उसके जनजीवन से संबंधित क्या क्या हम सुविधाएं देंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे, डिफरेंस करेंगे कि हमारे पास में जो चीजें आ रही हैं। जो हमारे पास मुद्दा क्या है आज के समय, बेरोजगारी के मामले का हम देखें तो हरियाणा भी नंबर 1 स्टेट में पहुंच चुका है। और उसके पीछे कारण क्या है कि जो सरकार की जो नीतियां रही हैं उसका समय से उसको अच्छे से ना तो लागू करना और ना ही कई नेताओं के द्वारा उस पर गौर करना। जो वैकेंसियां चलती आ रही हैं उनको एक तो कोर्ट केस का हवाला दे देना और उसको मुख्यमंत्री के द्वारा फिर से ये कह देना कि ये भर्ती रोको गैंग के द्वारा रोकी जा रही है, जबकि वो खुद ही कोर्ट में अच्छे से पेश नहीं आ पा रही। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या मुद्दा रहेगा कि विशेष तौर से जो युवा के लिए जो एक प्रकार से रोजगार की मांग करता है कि हर समय जिससे वही उसको एक तो अच्छी समाज में प्रतिष्ठा मिले और बची हुई लाइफ को वही अच्छे सिक्योर के साथ में जी सके। तो आज हम बात करेंगे जो दोनों ने अपना न्याय पत्र जारी किया है उन दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं कि ये आपको जो थंबनेल दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी युवा अलर्ट और क्या सोचकर वोट करे। इसी में यही बात बताई जाएगी कि जो न्याय पत्र है, कांग्रेस का न्याय और पत्र और भाजपा का संकल्प क्या क्या बातें हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो हमारे पास में ये बात दिखाई गई है कांग्रेस का न्याय पत्र, दोनों में डिफरेंस समझेंगे क्या बात आ रही है कि ये हमारे पास में जो युवा से संबंधित बात है उन्हीं को बात करेंगे। और देश के मुद्दे, प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी भी रहती है कि अपना वोट करने जाएं तो ये सोच समझ के जाएं कि घोषणा पत्र उसको जरूर पढ़ना चाहिए, न कि किसी की जो बातें हवा की बातें होती हैं उसमें शामिल हो और ना ही किसी के कहने पर। क्योंकि प्रत्येक युवा जो या तो +2 या ग्रेजुएशन कर चुका है उसमें इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि हमारा वोट देश के हित में किस प्रकार से जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में युवा से संबंधित बात आ रही है। उन्होंने कहा है कि युवा न्याय के तहत गारंटी की बात की गई है। ये तो चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, घोषणा पत्र में चलती रहती है। फिर हमारे पास में उन्होंने कहा है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा। यह हमारे पास जो कांग्रेस का न्याय पत्र है उसमें यह बता रहा है कि आज देश में 30 लाख गवर्नमेंट पद खाली हैं और जो कोई काम करवाया जाएगा कहीं ना कहीं और अन्य पदों पर उनको प्रशिक्षण के तहत काम करवाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष युवा को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये युवा से संबंधित बात की गई है। फिर हमारे पास इसमें और बात करेंगे, जो कांग्रेस अग्निपथ योजना चली है, जो अग्निवीर योजना, सरे आम जो सेना में भर्ती होते थे युवा, एक तो भी 16-17 साल के लिए युवा भर्ती होते थे, लेकिन अब उनको मात्र 4 साल का कर दिया गया है। इसका नतीजा आप जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है ना, तो रूस के जो सैनिक थे वो अग्निवीर वाले ही थे भी, वो युद्ध में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और ये देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत थोड़ा सा नुकसानदायक साबित होने वाला है भाई, उसको भी ध्यान में रखना। और यहाँ से खत्म करेगी और पक्की नौकरी की बात, यानी कि भाई 16-17 साल की नौकरी होगी और उसके बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम जारी है वो जारी करेगी। ये कांग्रेस का न्याय पत्र बता रहा है हमें। फिर बात करते हैं हमारे पास में ये मौजूदा 2 मोर्चे चुनौती निपटाने की पार्टी न्याय, नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड की चुनौती और चुनावी बॉन्ड की जांच करवाई जाएगी। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड भाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है अभी हाल फिलहाल में, जिसमें अभी ये बताया गया है कि 6000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, एक घोटाला हुआ है। पीएम केयर फंड जो भाई इसकी जानकारी अभी पीएम मोदी सरकार दे नहीं रही है, उसके बारे में उन्होंने बात बोला। ये देश का मुद्दा है, न कि थोड़ा सा बात हम तो युवा से ही करेंगे।
और बीजेपी में शामिल हुए उन लोगों की जांच की जाएगी जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये तो चलो ठीक है, अभी कहने की बातें होती है, इसमें से कोई ज्यादा खास बात नहीं है। लेकिन युवा से संबंधित बात ये आ रही है भाई 30 लाख वाली, और ये अग्निवीर वाली बात भाई। फिर हम बात करेंगे ये जो बीजेपी का न्याय पत्र है इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें बताया गया है सबसे पहले तो 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा भाई। ये तो चलो ठीक है भाई, 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग होगा आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपए तक इलाज किया जाएगा। लेकिन अब हाल फिलहाल में जो 3 लाख रुपए चल रहा है ये तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई जब आम नागरिकों का क्या होगा। अभी जो इलाज है वो तो सभी के लिए होना चाहिए। ये जो कार्ड आ रहे हैं इनको जो आर्थिक सिचुएशन में इन्होंने अलग अलग जगह से बांटने की कोशिश की गई है, अभी वो एक प्रकार से समाज में भेदभाव ही जारी किया जा रहा है। गरीबों को मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी। हाँ जी, इसके ऊपर मैं बात थोड़ा सा कहना चाहता हूँ भाई। मोदी की बात है, जब 2014 से पहले की बात आई थी कि जब हमारे देश में अगर गरीबों को अनाज देना पड़ रहा है तो भाई क्या देश सच में विकास कर रहा है। उनका कहने का मतलब यही था कि आप उन्हें रोजगार दीजिए, न कि मुफ्त में कोई चीज दीजिए। लेकिन उसी चीज को अब इसी आधार मानते हुए आगे चलते गए और अपना वोट बैंक को जरिया बनाते चले गए भाई। फिर हमारे पास में 3 करोड़, ये तो चलो ठीक है अभी चलती जाएंगे। हमारे पास में सीए के तहत होगी और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पेपर लीक नियंत्रण मामले में कानून लागू करेंगे। तो भाई 10 साल से क्या कर रहे थे तुम, बात ये आई है युवा की। तो भाई तुम 10 साल से क्या कर रहे थे, अब तक भी क्या आपके पास कोई कानून नहीं बन सका। आपके पास लोकसभा की सारी सीटें हैं, पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है, राष्ट्रपति आपका है, तो भाई कानून बनाने में कहाँ दिक्कत थी। एमएसपी की जो वृद्धि है और किसानों को सम्मान निधि ये जारी किया जाएगा, ये तो चलो ठीक है भाई। बुलेट ट्रेन का विस्तार किया जाएगा, लेकिन जो अब तक बुलेट ट्रेन 2014 में सबसे पहले घोषणा की गई थी वो भी नहीं चली है। चलो जी, नहीं चली है तो नहीं चली है, कोई बात नहीं, बात युवा की ही रहेगी। अब इनमें क्या फर्क आ रहा है, तो सबसे पहले जो न्याय पत्र था आपने देखा होगा, इसमें रोजगार की कोई बात ही नहीं की गई है। अभी रोजगार का इनके मामले के ऊपर उन्होंने मुद्दा ही खत्म कर दिया है। एक संस्था आती थी NSSO, जिसको, और ये संस्था क्या काम करती थी, स्थापना की गई थी उसकी 1950 में। और ये क्या काम करती थी, जो देश में बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं उनको दर्शाने का काम करती थी। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने उसको खत्म ही कर दिया भाई। अब देश में कोई भी किसी भी प्रकार से बेरोजगारी के आंकड़े नहीं दर्शाए जाएंगे, और ना ही बीजेपी सरकार मोदी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू में से रोजगार का कोई मुद्दा भी बचा है। अपना 70 पेज का उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है और सिंगल वर्ड भी नहीं है कि हम ये रोजगार देंगे या नहीं देंगे। फिर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने क्या क्या कुछ किया था भाई। थोड़ा सा और बातें करें, जब हम 2014 से पहले अगर हम एसएससी की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 10,000 प्लस यानी कि 15 से 20,000 प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती थी एसएससी में। फिर बैंक की बात करते हैं, बैंक पीओ क्लर्क, कुल मिला के इनमें भी हमारे पास यही 20,000 के अराउंड वैकेंसी आती थी। लेकिन आज इनका हाल ये हो चुका है, ये 15-20,000 से बढ़कर हो चुके हैं अब 3500। और उसके बाद ये इनका तो कहना है कि अभी ये तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है बैंकों वालों का, क्योंकि बैंकों को मर्ज कर दिया गया है और जिससे भी कर्मचारियों की संख्या में कमी आ रही है और साथ साथ अभी आगे चलते जा रहे हैं। नई वैकेंसी का कोई तुकी नहीं बन रहा, अभी नई वैकेंसी ली जाए। फिर थोड़ा सा जो ये और वैकेंसियां कम की गई है, रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी आती थी और उसके पीछे कारण क्या रहा है कि ये सारी की सारी चीजें ठेका पर देना यानी कि अंबानी अडानी को देना, उसका परिणाम रहा है सबसे बड़ा बेरोजगारी। अब कुछ लोग जो ज्यादा ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो ये तर्क देते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी भी मान के चलते हैं कि 50,000 रुपए ले रहा है और जबकि उसकी जगह कोई ना कोई प्राइवेट 15,000 वाला नौकरी कर रहा है, भी वो ज्यादा काम करेगा। ये तर्क देते हैं। उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, भी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में पहले कहीं ना कहीं एक जगह से कोई ना कोई आप प्लेटफॉर्म ले लीजिए या स्टेशन ले लीजिए या फिर
एयरपोर्ट ले लीजिए, वहां पर एक सरकारी काम कर्मचारी होता था जिसको सैलरी मिलती थी 50,000 रुपए, जो अब किसी ना किसी अन्य व्यक्ति को ठेके पर दे दिया गया। जैसे ए व्यक्ति को ठेके पर दे दिया गया, ठेके पर देने की बजाय उसी की जगह पर वो 15,000 वाला ले आया। लेकिन फर्क क्या पड़ा भाई, चलो ठीक है 15,000 वाला उससे ज्यादा काम तो कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम आपने आज तक सोचा है क्या कभी? जो बचे हुए 35,000 है ना, ये एक अकेला व्यक्ति अपने पास ले गया कहीं ना कहीं तरह से, और इसमें समाज में आर्थिक असमानता दिन भर बढ़ती जा रही है। एक हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी आई थी और उसमें बताया गया था कि देश का 70% धन मात्र 2% लोगों के पास में है, और बचे हुए जो 150 करोड़ की जनसंख्या है उसके पास 30% बचता है, और वो बेरोजगारी की दर या गरीबी की रेखा से वो ऊपर आ ही नहीं सकते, क्योंकि पॉलिसियां ऐसी ला दी गई है। जितने भी स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, बंदरगाह है, उनको सभी को ठेका प्रथा पर दिया जा चुका है। वे 15,000 वाले काम ही करेंगे, लेकिन काम तो करेंगे लोग, लेकिन जो देश में असमानता आई है उसका जिम्मेवार कौन है भाई? ये बात भी आप सोचिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए वोट कीजिए। अब थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं कि सरकारी नौकरी, इसका मैंने जिक्र किया कि कांग्रेस वाले तो भाई हर साल भी सरकार के प्रति उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकारी करने का ही काम किया है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 1969 में जो 14 प्राइवेट बैंक होते थे उनको सरकारी का किया गया, और सरकारी करने के बाद में वहां पर भी चलो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की गई। लेकिन जैसे 2014 में, और इससे पहले ये घटना जब 1999 और 2004 की बात करेंगे ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी हुई थी, लेकिन वो सरकार 5 ही साल चली थी भी, अपना पूर्ण रूप से जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनके ऊपर रुख दर्शा नहीं पाई थी भी। लेकिन अब इनको 10 साल का मौका मिल गया, तो सरकारी नौकरी कांग्रेस तो ये बात बोल रही है भी 10-30 लाख देंगे, लेकिन इनका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन 2014 से पहले यही बात वो किया करते थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय जो वैकेंसियां आ रही थी उनको भी खत्म किया है भी इन्होंने। फिर उसके बाद एमएसपी, ये बात तो भाई इनको उन्होंने कहा है भी कानूनी गारंटी करेंगे, लेकिन इनका कोई जिक्र ही नहीं है अभी। एमएसपी को लेकर जो किसान आंदोलन में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, लाठियां चार्ज हुई थी, वो भी आपने अच्छे से देखी है अभी। महिलाओं को 1 लाख हर साल 1 लाख रुपए, ये मान सकते हैं थोड़ा लुभावना है, पूर्ण होगा या नहीं होगा नहीं कह सकते। हाँ, ये आरक्षण वाली बात है भी, अगर सरकार पूर्ण बहुमत में आ सकती है तो कोई किसी भी प्रकार का चेंज कर सकती है, संविधान संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत। फिर महंगाई भी इसमें सबसे ज्यादा रोल निभा रही है जीएसटी। जिस प्रकार से आज के समय में भाई भारत की जनता से जो टैक्स वसूला जा रहा है ना, एक समय में कहीं ना कहीं अंग्रेज भी नहीं वसूलते थे भी। कोई भी चीज हो, आप 28% जीएसटी, 18% एजुकेशन पर टैक्स, जहां पर भाई सबसे ज्यादा फ्री में देने की बात होती है। अगर एजुकेशन की बात हम करना चाहें तो 2009 की जो शिक्षा नीति आई थी ना, तो उस समय कहीं ना कहीं जो 100 या 200 आबादी के लोग होते थे उनके समय में वहां पर भी स्कूल खोलने का काम किया गया था। लेकिन अब तो भाई उनको धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है और सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन ही किया जा रहा है। तो ये जीएसटी है ना, 18% वही शिक्षा पर जीएसटी लग रही है। कृषि उपकरण आते हैं उस पर 28% जीएसटी लगती है, जबकि कोई बड़ा व्यापारी अगर हीरा या सोना चांदी का व्यापार करेगा तो उसे कोई मात्र 5% ही जीएसटी देनी पड़ेगी। ये चीजें भाई जीएसटी, इसमें सुधार करने की बात कही गई है कांग्रेस के एक घोषणा पत्र में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये एज इट इज चलता ही रहेगा। फिर हमारे पास में मणिपुर है, ये तो चलो ठीक है, विदेश के दंगे हैं और शांति स्थापित करेंगे, इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया क्योंकि इनके शासनकाल में ही हो रहा है, तो जिक्र कैसे करेंगे। लद्दाख है, ये हमारे पास में जनजातीय क्षेत्र संविधान के 6ठे शेड्यूल में शामिल होंगे, ये तो एक्स्ट्रा की घोषणा है, मानते हैं। लेकिन जैसे ही लद्दाख में थोड़ा सा इसका भी जिक्र करें कि धारा 370 हटी है, उसके हटने के बाद यहाँ पर जो अंडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर जो खनिजों के भंडार मिले है ना, उस पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण किया गया है। इसी के लिए लद्दाख का एक साइंटिस्ट धरना प्रदर्शन पर भी बैठा था भाई। आपने अगर ये न्यूज हाल फिलहाल में चर्चा रही है, जो धारा 370 हटी है, इसका सबसे ज्यादा फायदा अंडानी ग्रुप को ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी पहाड़ियां थी जो खनिज मिल रहे थे भाई, उनका बिल्कुल भरपूर अवैध खनन किया है भाई। ये चीजें न्यूज में एक्चुअल है, आप देख भी सकते हो भी इसके पीछे क्या परिणाम है। तो ये भाई दोनों की दोनों
हमारे पास में घोषणा पत्र और इनके पीछे क्या कारण आ सकता है। युवा हैं, युवा होने के नाते देश के जिम्मेवार नागरिक भी हैं और आने वाले समय में आपको तय भी करना है कि देश का राजा कौन होना चाहिए। भी 10 साल हम देख चुके हैं भी क्या क्या इनकी नीतियां रही हैं और युवाओं के प्रति क्या उनका नजरिया है। भी युवा को तो हम कहें तो एक प्रकार से ये भी बेरोजगारी में ही धकेल के रखना चाहते हैं। और हरियाणा वाले भी, अगर थोड़ी सी हरियाणा की वैकेंसियों के बारे में भी मैं बात करना चाहूँ तो आप चाहते हो कि HSSC में जो इतना बुरा हाल हुआ है 2019 से लेके अब तक मात्र 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 फीमेल कांस्टेबल और उसी के साथ में 250 SI, ये जो पुरानी भर्ती थी 2019 के आसपास उनको पूर्ण किया गया है। और अब जल्दीबाजी में भाई ये 9000 टेक्निकल भर्ती इन्होंने भी पूर्ण की है। 5 साल में इन्होंने क्या कुछ नौकरियां दी है, ये हाल फिलहाल की ज्वाइनिंग है। और थोड़ा बहुत 6 या 7 हजार हम कह सकते हैं ग्रुप डी के कर्मचारियों की भी ज्वाइनिंग हुई है, जो कि अभी हाल फिलहाल में प्रोविजनल चल रही है। अभी इन्होंने उनका भी कोई ना कोई समाधान नहीं किया है। और आपने देखा होगा हरियाणा में मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे बैनर छपते थे कि बिना खर्ची बिना पर्ची के 1,10,000 नौकरियां दे दी गई है। भी मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी नौकरी दी है उन्होंने, कम से कम इनके अलावा कोई डाटा दिखा दे भी जो हाल फिलहाल में सरकारी नौकरियां दी है। इन्होंने सबसे ज्यादा सरकारी वैकेंसियों को खत्म करने का काम किया गया है HKRN के तहत, जो कि सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है या गला काटने का काम कर रही है। क्योंकि वे जो पढ़ा लिखा युवा है वो क्या सरकारी नौकरी के लायक नहीं है, इस बात का भी आप निर्धारण करना और वोट करना। और थोड़ा सा और भी बताना चाहूँ तो भाई हरियाणा में जितने भी सीटें हारेगी ना बीजेपी, उतने ही उनके 10 गुना नई वैकेंसी आपको आने वाले 3-4 महीने में देखने को मिलेगी। नया सीटी भी देखने को मिलेगा, क्लर्कों की वैकेंसी आएगी और अन्य डिपार्टमेंट में 56-57 उनका भी सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी होगा भाई। तो ये हमारे पास में आज वीडियो आई थी कि क्या सोच समझकर युवा वोट करें और 25 तारीख को अपना मतदान अवश्य करें और अपने देश का राजा का चयन करें और अपने भविष्य का निर्धारण करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।